दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अर्म स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पार्ट हिस्ट्री क्लास 8 जो है SCERT BTBC, जो कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना इस अध्याय का नाम है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बार बार पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा और जो है ध्यान से सुनिएगा भी। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे होती है और उससे पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, इन सारे बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको कहा है कि हम MCQ चैप्टर वाइज जैसे ये समाप्त होगा हम MCQ लाएंगे, और साथ ही साथ ये भी हमने आपको कहा है कि हर चैप्टर का जो है हम MCQ लाएंगे। और क्लास 6 जो कि आपका हिस्ट्री और कौन सा तो ज्योग्राफी, दो हमने MCQ समाप्त कर दिए हैं। अब पॉलिटी बचा है, और जो भी शुरुआत में हमने 6 और 7 को किया था उसका सारा का जो है क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है कि इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो क्या होगा, जो हमारे देश में मूलतः व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे इस देश पर वह शासन करने लगी। यह घटना अचानक नहीं घटी, बल्कि इसके पीछे एक विस्तृत घटनाक्रम था। इन प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पहले इसको करिए। देखिए क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं कि 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए। आपको याद है कि 1712 में, और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग, तो मीर कासिम आता है, और उसके बाद तो ना जाने कितने जो है मुग़लों का, बहुत ही आप जानते हैं, तुर्कों का, मुग़लों का, अरबों का। सबसे पहले जो आता है वो अरब आता है। कौन आता है? अरबी आता है। ये अरब देश के व्यापारी सबसे पहले भारत में प्रवेश करते हैं 8वीं शताब्दी में। और यहाँ पर देखेंगे 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन कौन से राज्य बने। कौन कौन से बने थे? तो बंगाल बना था, कुली मुर्शीद खां और मीर जाफ़र, ये सब तो हम पढ़ेंगे। बंगाल के बारे में, मीर जाफ़र के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बना कौन था? तो बना था आपको बंगाल, अवध, हैदराबाद का निज़ाम और मराठा, सिख, ये सारे जो हैं, जाट भी था ना, सूरजमल का। तो ये आपको याद रखना है। ये जो है मृत्यु के बाद जो है ये सारे जो हैं इनका उदय होता है। मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इन सारे के सारे जो छोटे छोटे राज्य जो थे सब अलग होने लगते हैं, अपना जो है प्रभुत्व स्वयं स्थापित करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताइए जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार। तो सबसे पहली बात तो ये पुर्तगाल को ले लीजिए, 1498 में आया। ये तो 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में ही ना है। और अंग्रेज, डच, डेनमार्क, फ्रांस, डच जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, तो ये सारे के सारे कब आए? तो आए 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच आए व्यापार करने के लिए। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर भारत और यूरोप के बीच व्यापार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक एक पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं, तो एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलिएगा, हम समझाते हुए आपको चलने वाले हैं। चलिए, भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही जो है व्यापारिक संबंध थे। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले तो अरब आया था, वो स्थल का मार्ग देख लिया, और जो है यहाँ पर सौदागर जो आए थे अरब के, बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये स्थल मार्ग में जो है, इस मार्ग में अरब सौदागर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण था। वह भारतीय व्यापारियों और कारीगरों से सामान खरीदकर अरब के बाजारों में लाते थे। किससे लेता था? व्यापारी से और जो है कारीगर से, जहां से यूरोप के व्यापारी उसे खरीदकर अपने देशों में बाजारों तक पहुंचाते थे। ये तो लाया भारत से खरीदकर, अब भारत और यूरोप वाला जो है किससे खरीद लिया? अरब से खरीद लिया। ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस तरह के व्यापार से यूरोप के लोगों तक के सामान पहुँचते पहुँचते काफ़ी महंगे हो जाते थे। जब यहाँ पर देखिए ट्रेवल हो गया, बहुत कितना दूर हो गया। यहाँ से डायरेक्ट लेंगे तो इसका
कम लगेगा। अब फिर यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर से लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर से लेंगे फिर हम जाएंगे अपने माल जो है अपने देश में बेचेंगे तो महंगा हो जाता है। तो वही है कि इस तरह के व्यापार से यूरोप के लोगों तक के ये सामान पहुँचते पहुँचते काफ़ी महंगे हो जाते थे। साथ ही जो है इस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों का मुनाफा भी काफ़ी कम होता था। अगर महंगा हो रहा है तो मुनाफा तो कम होगा ही, लाजमी बात है। आगे देखेंगे कि 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू कर दिया। कब? तो 15वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारी ने क्या किया, तो लाल सागर, आप जब भारत का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर लाल सागर है, तो लाल सागर होते हुए स्थल मार्ग से भारत वो आना शुरू कर दिया। किस मार्ग से? तो स्थल मार्ग से। लेकिन उसमें जो है आपको इसमें इसको बाधा पहुंचता है, क्या है, तो लेकिन इसमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सबसे पहले तो अरब यहाँ पर इसको रोकता था, क्योंकि भाई इसे ले रहा था सामान, अब तुम डायरेक्ट ले रहा है भारत से सामान, तो किसी का व्यापार, अगर आप जानते हैं व्यापारी अगर हैं आप, तो आप डायरेक्ट किसी से ले रहे हैं, आप बिचौलिया से ले रहे हैं, दोनों में तो फर्क पड़ता है ना। आप खुद किसान से लीजिए और बिचौलिया से लीजिए, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। किसान सस्ता देगा, बिचौलिया थोड़ा महंगा देगा। अगर दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, सामान महंगा हो जाएगा, ये होता है। चलिए अब देखेंगे कि जो ऊपर में हमने पढ़ा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचाने में समय जो है काफ़ी अधिक लगता था, और रास्ते में लूट जाने मतलब सामान की जो है लूट जाने का भी भय सदा रहता था। बहुत से स्थानों पर उन्हें चुंगी मतलब कर भी देना पड़ता था। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं जहां जिसका आधिपत्य है, उस रास्ते से जो है उसको कर देना मतलब कि टैक्स देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी करते थे। जो अरब का जो व्यापारी समूह था, किसको अब कर रहा है तंग, तो यूरोप के व्यापारी समूह को, क्योंकि पहले इससे माल लेता था, अब डायरेक्ट ले रहा है, तो यहाँ पर तंग तो करेगा ही। चलिए आगे देखिए, इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते की खोज करें जिसमें ये सारी मुश्किलें ना हो, जहाँ पर ना चुंगी देने पड़े, जहाँ पर ना लूट की जो है डर हो, जहाँ पर ना अरब का जो है बहुत सारी मुश्किलें खड़ा करने वाली व्यवस्था हो, ये सारे जो हुए जहाँ नहीं हो वो रास्ते खोज की जाए, ये सोचने लगा। अब देखिए ये होता क्या है, तो आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि इस दिशा में सर्वप्रथम जो है कौन आया, तो पुर्तगाल आया। तो पुर्तगाल के नाविक को यहाँ पर सबसे पहले सफलता मिलती है। किसको? तो पुर्तगाल के नाविक को सबसे पहले सफलता मिलती है। और यहाँ पर से आपको ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर उल्टा कर देख सकते हैं। लिखा गया है कि पुर्तगाल का नाविक जो है वास्को डी गामा, क्या था वो? नाविक था, ये भी याद रखना है, व्यापारी। और जो यहाँ पर देखेंगे कि पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्मांसा अंतरीप मतलब केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं जो है सुविधा दी। जेमोरिन था यहाँ का जो शासक था, जो इसको सुविधा देता है। आगे देखेंगे, वास्को डी गामा भारत से गर्म मसालों को लेकर वापस लौटा। उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। कितना गुना? 60 गुना। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इससे पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक जो थे बहुत उत्साहित हुए और उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप और जो है हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। सफल कौन होता है? अंग्रेज साहब। चलिए, अंग्रेज जो है सफल हो जाता है, सभी को हरा देता है। चलिए आगे चलेंगे। भारत में मिलने वाले गरम मसालों, तो काली मिर्च हो गया,
लौंग हो गया, इलायची हो गया, ये सब जो है गरम मसाले में आते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला कि भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप के दूसरे देशों के व्यापारी को भी उत्साहित किया और वे भी उसी रास्ते से भारत आने लगे, केप ऑफ गुड होप होते हुए। इस तरह जो है यूरोप के कई देशों में भारत तथा एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए कंपनियां जो है व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गई। जो मतलब भारत तथा एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाया गया, समझ गए? व्यापारिक कंपनी स्थापित किया गया और इसमें जो था कौन-कौन था? तो पुर्तगाल के अलावा हॉलैंड, जिसको डच भी कहते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क, और इसमें जो है प्रमुख कंपनी था जिसने कंपनियां बनाई, व्यापारिक कंपनी बनाई, और सबका नाम क्या रखा गया? सबका आगे में लगा दीजिएगा, मतलब पीछे लगा दीजिएगा क्या नाम, इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चलकर हमारे देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली, और इतना ही नहीं, इसने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक शासन किया, 200 वर्षों तक भी किया। आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया जो है कंपनी की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कहाँ करता है? लंदन में। कौन व्यापारी? इंग्लैंड का व्यापारी। कब करता है? 31 दिसंबर 1600 को। इंग्लैंड की जो रानी थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, कौन? तो एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। रानी कौन? एलिजाबेथ प्रथम। कितने वर्षों? 15 वर्षों। कहाँ का कंपनी? इंग्लैंड का कुछ व्यापारिक कंपनी, जो है इंग्लैंड का व्यापारी, और क्या नाम बनाया लंदन में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कब की? तो 31 दिसंबर 1600 की। और कहाँ पर ये व्यापार करेगा? तो पूरब, जो कि एशिया के देशों में ये व्यापार करेगा, और इसके लिए एकाधिकार जो है प्राप्त किया रानी जो है महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम से। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। हमने 2 बार आपको बता दिया। चलिए आगे चलेंगे कि एकाधिकार मतलब क्या होता है। इसका मतलब था कि इंग्लैंड को जो है, इसका मतलब था कि इंग्लैंड की केवल जो है इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। मतलब इंग्लैंड इंग्लैंड की जो ये कंपनी होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ही सिर्फ जो है क्या करेगा? भारत में व्यापार करेगा, केवल से केवल। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। इस तरह यह कंपनी जो है भारत से चीज़ें खरीदकर यूरोप में ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। क्या होता? अगर कोई नहीं खरीदेगा, नहीं वहाँ जाएगा, नहीं व्यापार करेगा, तो क्या करेगा? भारत में आएगा ये इंग्लैंड वाली कंपनी, और सस्ता माल लेगा और महँगा माल जाकर अपने देशों में बेचेगा। देखिए, लेकिन आपको पता है, लेकिन ज़रा यहाँ पर सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, को चुनौती देने वाली अन्य दूसरी कंपनियाँ नहीं थी कि नहीं थी क्या? थी। कौन-कौन थी? पुर्तगाल तो पहले से ही भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। इसके साथ जो हैं इंग्लैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारिक कंपनियों के हित भी इंग्लैंड की जो है ईस्ट इंडिया कंपनियों से टकराने लगी। इससे क्या हुआ? हॉलैंड था, फ्रांस था, ये सारे जो हुए, डच था, तो ये इनके कंपनी जो है, दोनों के कंपनियों सारे के जो हैं अपने-अपने हित, हम ज़्यादा कमाएँगे, हम ज़्यादा यहाँ कर ले जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी भी जो है हित टकराता है। तो ये सभी में क्या होगा? हित टकराने लगा। आगे होता है क्या? तो सारी कंपनियाँ एक जैसी चीज़ें, जैसे कि बारीक सूती कपड़ा, रेशम, मलमल, नील, सोरा आदि खरीदती थी। सारी कंपनी, डच हो, फ्रांस हो, हॉलैंड हो, जो देख रहे हैं, इंग्लैंड हो, पुर्तगाल हो, सभी के सभी क्या खरीदते थे? तो बारीक सूती कपड़ा खरीदते थे, रेशम खरीदते थे, मलमल जो ढाका में, अभी भी आपको मलमल का ढाका याद रखना है। नील, सोरा, सोरा जो है यहाँ पर बिहार में ज़्यादातर बनता था, इसे बम बारूद बनाया जाता था। ये हो गया, खरीदती थी। यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता था। सूती कपड़े का जो है उत्पादन यूरोप में नहीं होता था। वहाँ सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा उन्हीं वस्त्रों के अंदर अस्तर के रूप में जो है
जाड़ों में भी किया जाता था। इससे ऊनी कपड़े पहनने में ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। पूरे यूरोप में भारत के मसालों की बहुत ज़्यादा माँग थी। ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप के लोगों के भोजन में मांस का उपयोग काफ़ी होता था। क्या? तो मांस लोग वो बहुत खाते हैं। जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? तो तथा मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने रखने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। जो मांस क्या हो, स्वादिष्ट भी हो और थोड़ा जो है लंबा दिन भी चले। एक बार बना लिए तो शाम भी खाएँगे, सुबह भी खाएँगे, फिर शाम खाएँगे, ऐसे करके। जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस खा सकते थे। मतलब मसालों के जो हैं अगर स्वाद मिल जाए तो कुछ समय टिक भी जाएगा, साथ ही साथ क्या होगा तो खाने में भी स्वाद होगा, तो इसका उपयोग वो किया करते थे। यहाँ पर देखेंगे वाणिज्यवाद किसे कहते हैं? तो वाणिज्यवाद होता है कि वाणिज्य का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियाँ, समझ गए? वाणिज्यवाद मतलब लाभ कमाएँगे, इसी उद्देश्य से हम व्यापार करेंगे। इसमें जो है किसी देश की संपदा का अंदाज़ा उससे जो है उसके पास जमा मूल्यवान धातुओं, विशेषकर स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब वो देश कितना संपदा मतलब कितना वो धनी है, कितना जो है उसके पास जो है पैसा है, इसकी जो है आँकड़ा किससे तो स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता था। मूल्यवान जो है किसी भी देश की संपदा का अंदाज़ा मतलब उसके पास कितना धन-दौलत है, अंदाज़ा जो है उसके जमा मूल्यवान धातुओं जैसे कि आपको विशेषता रूप से याद रखना है स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता था। वाणिज्यवाद मतलब समझ गए कि क्या होता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियाँ। चलिए, यहाँ पर हमने कुछ छोड़ा भी है, देखेंगे बॉक्स में। तो नहीं छोड़ा है। यहाँ पर चित्र में आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए, ये रास्ता जो है यूरोप का है और यूरोप से जो ये रास्ता केप ऑफ गुड होते हुए कहाँ जा रहा है? ब्रिटिश का जो है और पुर्तगाल का जो है ये रास्ता जो है ऐसे करके अफ्रीका से होते हुए केप ऑफ गुड होते हुए भारत पहुँचता है कालीकट। ठीक है? आगे चलिए। हमने कहाँ तक पढ़ा दिया आपको? यहाँ तक। ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया कि मांस जो है कैसे खाता था। इसी तरह देखेंगे मसाला का हो गया, तब इसी तरह देखेंगे तो नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था। किसका? तो नील का। सोरा जो होता था किसके लिए? तो सोरा बारूद बनाने में काम आता था। किसके? तो बारूद। याद रखना है नील कपड़े के लिए, सोरा बारूद के लिए। ठीक? यूरोप में इन सभी चीज़ों का अभाव था। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही चीज़ें भारत के लोगों के काम आती थी। जो यूरोप में उत्पादित होता था, भारत के लोगों के बहुत कम आता था। काम जो है बहुत कम ही आता था। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा उससे अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने के लिए इन सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी। अधिक से अधिक जो है हम मुनाफ़ा कमाएँ, अधिक से अधिक जो है सामान हम खरीदें, ये मुनाफ़ा जो है उनको हो इसकी जो है होड़ लगी रहती थी। इसका जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत के कारीगरों व छोटे व्यापारियों को होता था। जो भारत में कारीगर होते थे, जो छोटे व्यापारी होते थे, इसी होड़ का फ़ायदा उठाते थे। सबका सामान तैयार होने के पहले ही बिक जाया करता था और वह भी अच्छी मतलब काफ़ी अच्छे दामों में। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पर डच भी है और फ्रांस भी है, पुर्तगाल भी है, इंग्लैंड भी है, सबका जो है कॉम्पिटिशन है। कभी जो है हम कह रहा है ये मतलब कि कहता था कि हम खरीदेंगे इतना सामान, इतना तो ये होड़ लगा रहता था और इससे जो है कारीगर और व्यापारी को फ़ायदा होता था। कारीगर सामान बना ही नहीं कि वो बिक जाता था। आगे देखेंगे कि मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष भी था। जो कंपनी ज़्यादा वस्तुएँ लेकर यूरोप के बाज़ार में जाती थी, उसे ज़्यादा मुनाफ़ा होता था। जो ज़्यादा सामान ले जाएगा, उसको ज़्यादा मुनाफ़ा। साथ ही अगर एक ही तरह की वस्तुएँ एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी, तो उस वस्तु की कीमत में क्या होता था, बाज़ार में कम हो जाती थी। अगर एक कंपनी को खाली सिर्फ़ जो है कपड़ा ही दे दीजिए, सब कंपनी कपड़ा ही बेचेगा, सब कंपनी कपड़ा ही बेचेगा, तब क्या होगा उसका दाम घट जाएगा। कंपनी अगर एक ही जो है वस्तुएँ सबसे ज़्यादा बेचती थी, तो उस वस्तु की कीमत क्या होती थी बाज़ार में? कम हो जाती थी। अभी भी होता है, अगर एक सामान सभी लोग रखने लगेंगे, तो क्या होगा? तो किसी के पास जाएँगे बोलेंगे कितना? 100 फिर छोड़ देंगे उसको, फिर दूसरे के पास जाएँगे बोलेंगे कितना? ₹80
फिर तीसरे के पास जाएँगे तो कितना 50 रुपया, ऐसे कर जो है जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ पर ले लेंगे। आप हाट बाज़ार जाते हैं ना, 50 रुपए जो है परवल बिकता है, 50 रुपए परवल बिकता है, वहाँ पर 5 परवल वाले हैं। अब क्या होगा, उसको पूछिए 50 रुपए, तो बोलेगा कि हाँ। अब दूसरे से पूछिए, वो बोलेगा 45 रुपए, अब तीसरे से पूछिए, बोलेगा 40। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर माल आ गया है, अब हटाना है इसको, तो कम जो है दाम हो जाता है। चलिए, कंपनियाँ जो थी हमेशा इस उपाय में रहती थी कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले से बाहर कर दें। मतलब कि एक जो है कंपनी सोचता था कि अब इसको हटा देंगे, इस कम जो है अपने मुकाबले कपड़ा का व्यापारी अब ये नहीं रहेगा। ऐसे जो है होता था, होड़ होता था। तो ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने तथा बाज़ार में एकाधिकार करने की होड़ में इन कंपनियों के बीच हिंसात्मक झगड़े भी होने लगे। अब देखिए, फ्रांसीसी युद्ध होता है, पुर्तगाल से युद्ध होता है। यहाँ पर पुर्तगाल जो है कब्जा कर लिया था कहाँ? तो सागर को। तो यहाँ पर हिंद महासागर को और इधर का रास्ता जो है अरब का सागर का, यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब टैक्स देना पड़ता, चुंगी देना पड़ता था अगर यहाँ से पार करेंगे तो। ऐसा जो है कर लिया। अब होता है, होड़ जब हो गया तो एक दूसरे पर क्या करेगा? वार किया। अब वार किया तो झगड़ा हुआ, लोग भी मारे गए। यही कहानी जो है आगे चलकर अब देखिए क्या-क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़, आप जान रहे हैं, और ये चैप्टर तो महा इम्पोर्टेंट। चलिए, आजकल की व्यापारिक कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए क्या-क्या करती है? तो ये तो आप बता सकते हैं। देखिए, आजकल की बातें हैं, तो आप मिंत्रा को देखते हैं, फ़ेसबुक में हो या व्हाट्सएप हो या आप यूट्यूब देख लीजिए, हर क्षेत्र में जो है आप उसका जो है प्रचार देखिएगा। देखिए इसका फ्लिपकार्ट का, अमेज़न का, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रचार करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है। किन-किन माध्यमों से? खूब प्रचार करके, खूब जो है उत्पादन को जो है कीमत को कम करके छूट देता है। उपहार 80% का छूट, 90% का छूट, लाइए सामान को, इतना-इतना छूट, बहुत सारे जो हैं उपहार के रूप में भी आपको दिए जाते हैं। और वो ये जो है आजकल की बात कर रहे हैं, और गुणवत्ता आप देखेंगे, उत्पादों की गुणवत्ता को देखेंगे तो कमतर भी आप देख सकते हैं वहाँ पर कर देती है। मतलब गुणवत्ता आपको थोड़ा कम रहता है। आप नकली माल और असली माल में जो है फ़र्क पहचानने लगिएगा कि असली माल है या नकली माल है। लेकिन आपको पता है कि ऐसे जो है आजकल आपको बाज़ार देखने को मिलते हैं। हर जो है, हर गली में आपको दुकान मिलता है, तो दुकान के ऊपर आपका उसका प्रचार मिलता है कि इतना परसेंट छूट, वी मार्ट चल जाइए, वी2 चल जाइए, आदित्य विज़न चले जाइए, जहाँ भी जाइए वहाँ पर बहुत सारे छूट आपको मिलते हैं, और छूट के साथ-साथ जो है आपको बहुत सारे उपहार भी मिलते हैं। चलिए, अब हम चलेंगे आगे। आजकल की व्यापारिक दृष्टि से आप देख सकते हैं कि कैसे आप व्यापार व्यापारिक दुनिया को देख रहे हैं। आगे चलेंगे कि इन कंपनियों के द्वारा जो माल भारत में खरीदा जाता था, उसे जहाज़ पर लादे जाने तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। जो माल खरीद लिए, अब उसको लादना है और उसको सुरक्षित रखना है। यह जो है खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। कहाँ? फैक्ट्री में। उस वक़्त इस शब्द का अर्थ वस्तुएँ बनाने की जगह से ना होकर एक ऐसे गोदाम से था जिसकी किलेबंदी हो सके, मतलब ऐसा गोदाम जहाँ पर उसको सुरक्षित रखा जा सके, जो दीवारों से घिरा हो, जहाँ आक्रमणकारी से बचाव जा सके, और जो है इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती थी, जिन्हें यूरोपीय तरीकों से ट्रेनिंग दी जाती थी। यूरोप के लोग होते थे, उनसे वैसे ही ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो है गोदाम का वह सुरक्षा करते थे। संख्या में कम होने के बावजूद ये सैनिक नियमित ट्रेनिंग की वजह से कई भारतीय राज्यों के सैनिकों के मुकाबले ज़्यादा दक्ष होते थे। क्या होते थे? कम संख्या, लेकिन दक्ष ज़्यादा। किससे? तो भारतीय सैनिक से, क्योंकि ट्रेनिंग मिला है। आगे चलेंगे। अब जो है थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लगभग क्वेश्चन जो है बहुत ही घुमा-फिरा कर यहाँ से पूछता है। अंग्रेज़ और फ्रांसीसी संघर्ष, पहला संघर्ष, दूसरा संघर्ष, 3-3 संघर्ष जो है अंग्रेज़ और फ्रांस के बीच होता है। चलिए, देखते हैं एक-एक करके। 18वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के अन्य यूरोपीय कंपनियों
को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया गया जो उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के लिए स्थापित किए थे। मतलब समझे कि 18वीं शताब्दी के आरंभ तक अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोपीय कंपनी जैसे पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, हॉलैंड जो हो गया, ये सब जो है उन कंपनियों को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया जो उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार के लिए स्थापित किए। अब देखिए क्या होता है, तो होता ये है कि अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य जो है मुकाबला सीधे किससे होगा, तो फ्रांस के जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से होगा। ये लगा दीजिएगा यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ये फ्रेंच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ईस्ट इंडिया इंग्लैंड का हो गया, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, एक हो गया फ्रेंच का, फ्रांस मतलब फ्रांस का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो है दोनों का मुकाबला अब सीधा-सीधा हो गया, सीधे रूप से हो गया। इंग्लैंड व फ्रांस की सरकारें भी अपनी-अपनी कंपनियों को इस संघर्ष में पूरा समर्थन करते हुए उन्हें हर संभव सैनिक व आर्थिक मदद देती थी। आप जानते हैं कि उस वक़्त भारत में किसका शासक था? तो मुगल का, और मुगल का शासन बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसकी जगह अनेक छोटे-बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुके थे, जैसे हमने आपको बताया था बंगाल, हैदराबाद, अवध, जो है मराठा, पेशवा और जाट, ये सब जो है धीरे-धीरे यहाँ पर आने छोटे-छोटे राज्य जो है अस्तित्व में आ गया था। वे ताकतवर नहीं थे, लेकिन हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बस युद्ध करते रहते थे। हम जीतेंगे तुम्हारा राज्य, तुम जीतो हमारा राज्य, ऐसे होते रहता था। इन्हीं परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया, तो कौन उठाया? ये कंपनियों वालों ने इन्हीं परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया और इन कंपनियों ने ऐसे राज्यों को करने की चेष्टा की प्राप्त करने की चेष्टा की, मतलब ऐसे जो है इन कंपनियों ने ऐसे राज्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की, करों में छूट प्राप्त की तथा उस राज्य में व्यापार के एकाधिकार के बदले में वे इन राज्यों को सैनिक मदद देने का वादा किया। मतलब समझ गए कि अब क्या करेगा, राज्य प्राप्त कर लिया, छूट प्राप्त कर लिया, राज्य में व्यापार के एकाधिकार जो हैं होंगे, बदले में वो क्या किया, तो राज्य के सैनिक मदद देने का वादा किया, हम जो है आपकी सुरक्षा करेंगे। जो आपको इधर से कोई नहीं हमला करेगा, उधर से कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन आप हमको क्या करिए, तो ह आप हमको छूट दीजिए, कर में छूट दीजिए, एकाधिकार दीजिए, व्यापार करने का हम ही सिर्फ़ कर सकते हैं और कोई नहीं यहाँ पर कर सकता है। ऐसी जो है छूट प्राप्त छोटे-छोटे जो है प्रांत से वो ले लेता है और जो है सैनिक जो है मदद दे देने का सिर्फ़ वो वादा करता है। आगे चलेंगे अब हम। आगे है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे कि सूरत, मछलीपट्टनम जो होता है, मछलीपट्टनम लिखा है, तो मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाज़ार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की और इसी के दरमियान जो है ये सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाज़ार यहाँ पर जो है फैक्ट्री स्थापित करता है। प्रायः इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी फैक्ट्रियाँ थी और यहाँ पर जो है किसका था, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्री थी और इंग्लैंड भी यहाँ पर फैक्ट्री सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली में लगाता है, तो यहाँ पर फ्रांस का भी फैक्ट्री था। इसके अलावा और फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्वी तट पर क्या, तो चंद्रनगर, बालासोर एवं पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियाँ स्थापित की। एक नहीं, हज़ार बार। क्वेश्चन को ये आप रट लीजिए, नहीं रटना है तो समझिए कैसे। तो एक तो आपको समझ गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, तो छोटे-छोटे प्रांतों को अपने अधीन मतलब कि फ़ायदा देने जो है कहता है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमको कर में छूट दीजिए, वो राज्य को प्राप्त करता है और उसके बाद करता क्या है, तो वो छोटी-छोटी जो है कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ जो हैं वो स्थापित करता है। ये समझ गए कि सूरत में, पटना में, कासिम बाज़ार में, यहाँ पर। और अब इधर देखते हैं तो यहाँ पर जहाँ-जहाँ इंग्लैंड का है, वहाँ-वहाँ फ्रांस का भी जो है फैक्ट्री है। लेकिन आपको कुछ जगह याद रखना है फ्रांस के बारे में। प्रायः इन्हीं जगहों के आस-पास किसका था, तो फ्रांस का था और इसके अलावा भी था। इसके अलावा देखेंगे तो पूर्वी, ऐसे मारिए, ये पूर्वी तट है ना, ये पूर्वी तट, ये क्या है, पश्चिमी तट, ठीक? तो पूर्वी तट में चंद्रनगर और बालासोर, ये आप याद रखेंगे और पश्चिमी तट में कहाँ, तो माहे। पश्चिमी तट में माहे और पूर्वी तट में चंद्रनगर और बालासोर। याद रखिएगा किसका जो है, किसका, तो फ्रांसीसी का जो है फैक्ट्री स्थापित होता है, ठीक है? चलिए ये तो आप समझ गए होंगे।
अब आगे हम चलते हैं। फ्रांसीसी देखिए, फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी जो वर्तमान में आपको पुडुचेरी है, वहाँ पर था। देखिए ये भाग है और ये क्या है, दक्षिणी पूर्वी भाग। यहाँ पर पुडुचेरी है, कहाँ पर, यहाँ पर, जिसको पांडिचेरी कहा जाता था। तो ये भाग जो है, यहाँ पर प्रधान कार्यालय किसका था, तो प्रधान कार्यालय था फ्रांसीसी का। और हमने ऊपर भी बताया कि जो पूरब का था, पूरब में कौन था, चंद्रनगर और बालासोर, और जो पश्चिम में था वो कौन था, माहे। ये किसका फैक्ट्री, तो फ्रांसीसी का। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए हम क्वेश्चन करवाएंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन भी दे देंगे लेकर। आगे चलेंगे, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर जो है, उस प्रदेश में अंग्रेजों का जो प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में था। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किसका था, उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र क्या था, तो केंद्र था फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में था। मुख्य केंद्र इसका था मद्रास और इसका था पुडुचेरी। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। जो यूरोप में भी अब लड़ाई चल रहा था, तो फ्रांस और जो है इंग्लैंड के बीच में। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष आरंभ हुआ, तो भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। जब यूरोप में लड़ाई शुरू होता है तो यहाँ पर ही संघर्ष शुरू हो जाता है। यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक में शुरू हुई। ये दक्षिण भारत का देख रहे हैं, यहाँ पर कर्नाटक है, तो कर्नाटक में जो है सबसे पहले यह जो है संघर्ष शुरुआत होती है। आगे चलेंगे, ये देखिए हुगली नदी है। हुगली नदी के किनारे जो है अंग्रेजों की फैक्ट्री, हुगली नदी के किनारे। लिखा गया है कि आगे कि कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था। क्या था, मुगल साम्राज्य का एक सूबा था, जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इनकी सीमा के काफ़ी करीब था। जो कर्नाटक है उसके सीमा से क्या था, जो मुगल साम्राज्य का सूबा था वो स्वतंत्र लगभग हो चुका था तब पर भी। यहाँ पर देखेंगे तो मुगल जो साम्राज्य के बाद फ्रांसीसी जो है कंपनी के मुख्य कार्यालय उनकी सीमा के करीब था। आगे है कि 1700 सन 1740 के आसपास, कब, 1740 के आसपास कर्नाटक के नवाब यह देखकर कि उनके सूबे में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ रही है, तो उनके खिलाफ एक सेना भेजी। क्या हुआ, कर्नाटक के नवाब अब फ्रांसीसी सेना की जो है फ्रांसीसी का जो है शक्ति बढ़ रहा है भाई, तो क्या किया, तो उसके खिलाफ एक सेना भेजता है। यह जो है युद्ध कर्नाटक की जो है सेना हार जाती है। कर्नाटक की हार हो जाती है किससे, तो फ्रांसों से। इस लड़ाई के परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटी भी सेना, मतलब एक छोटी सेना भी, यदि सैनिकों में अनुशासन हो, उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण व वेतन दिया जाए, उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूक दी जाए, तो क्या होगा, तो भारतीय सैनिकों की काफ़ी बड़ी सेना को हरा सकती है। ये समझ गए कैसे सिद्ध हुआ, तो कर्नाटक की जो नवाब थे वो किसके खिलाफ भेजे, फ्रांसीसी के खिलाफ। शक्ति फ्रांसीसी की बढ़ती जा रही थी, सेना भेजते हैं और हार जाते हैं। हारने के बाद तो पता लग जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि एक छोटा सा जो है सेना ये बड़े बड़े सेनों को हरा सकती है, भारतीय सेना को हरा सकती है, अगर सेना में अनुशासन हो, नियमित रूप से प्रशिक्षण उसको दिया जाए, और जो है नया बंदूक जो यूरोप के विकसित बंदूक हैं उसको दिया जाए, वेतन दिया जाए, तो क्या होगा, भारतीय सेना पर भारी पड़ेगा। ये हारा सकता है, हरा भी दिया, ये देखे भी आप। आगे है कि सब यहाँ पर देखेंगे सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। कब होता है, 1750 में, जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां आमने सामने आ गई। इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही और फ्रांसीसियों को एक बड़ा झटका लगा। क्या हुआ, तो जो अंग्रेज है वह 1750 में अपने जो है अपने अपने मतलब कि कर्नाटक का नवाब बनाने में कौन सफल होता है, तो अंग्रेज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो तो यहाँ पर कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन आपको ऐसे समझना है, हम इसको धीरे धीरे करके बताएंगे भी कि होता क्या है कि कंपनी जो था वो अपनी पसंद का नवाब बनाने में कर्नाटक में सफल हो जाता है, और यहाँ पर फ्रांसीसी को झटका लगता है। उस वो तो चाह रहा था कि हम बनाएं, हराया है हम, लेकिन बनाता कौन है, तो बनाता है अंग्रेज। 1750 के बाद जो है ये कहानी शुरू होती है।
आमने सामने आता है कौन, तो अंग्रेज और फ्रांस। ये सिराजू दौला का तस्वीर देख सकते हैं ये। आगे है कि अब अंग्रेज और बंगाल, यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। अंग्रेज और बंगाल के पॉइंट को हम धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन जो है आपको कहाँ से पूछता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है कि कर्नाटक के बाद संघर्ष जो है, कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया। अब संघर्ष का क्षेत्र कहाँ गया, तो उत्तर पूर्व में बंगाल की ओर गया है। तो बंगाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। कहाँ पे, तो कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कौन कर रखा था, तो अंग्रेज। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल था। किसमें, तो बंगाल में। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियां का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवान मुर्शीद कुली खां ने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। किसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया था, तो बंगाल का मुर्शीद कुली खां दीवान था। क्या था, बंगाल का दीवान मुर्शीद कुली खां। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, याद रखना है। आगे है कि वैसे भी मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहे, लेकिन जो है मुगल बादशाह को नियमित रूप से जो है राजस्व जाता रहा। मुली जो है मुर्शीद कुली खां के बाद आता है अलीवर्दी खां। कौन आता है, तो अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। मुली जो है मुर्शीद कुली खां के बाद आता है अलीवर्दी खां। ये 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अलीवर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। उसके बाद उसकी नाती, किसका नाती, तो अलीवर्दी खां। 3 बहन थी, मतलब 3 बहन थी, और उसमें जो है एक का जो है बेटा बनता है यहाँ पर नवाब, जो जो है सिराजू दौला नाम था। क्या नाम था, अलीवर्दी का ये नाती था सिराजू दौला। ये दिख रहे हैं ऊपर में तस्वीर, सिराजू दौला किसका नाती था, अलीवर्दी खां का। यहाँ पर 3 शासन आप देख लिए कि जो है मुर्शीद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, और उसके बाद कौन आता है, सिराजू दौला आता है। सिराजू दौला के नवाब बनने के जो है नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्य के बीच में जो है साजिश और झगड़े शुरू हो गया। जब ये नवाब बना, 3 बहनें थी, और 3 बहनें में कह रहा था मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटा बनेगा। ऐसे में जो है क्या हुआ, तो ऐसे में मतलब बेटा बनेगा, चाचा बनेगा, भतीजा बनेगा, इसी में जो है लड़ाई झगड़ा जो है शुरू हो जाता है। इन साजिश क्या होता है, तो इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। यहाँ पर बंगाल में अब जो है प्रवेश करता है कौन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्हीं के कारण जो है अब जो है नवाब कौन बनेगा, और इसी के जो है दरमियान में लड़ाई होता है प्लासी का, और सिराजउद्दौला को टपका दिया जाता है। चलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए उस समय का बंगाल क्या था, तो एक अंग्रेज इतिहास लेखक S.C. हिल उस समय के बंगाल के किसानों के बारे में लिखता है कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के किसानों की हालत उस समय के फ्रांस एवं जर्मनी के किसानों की हालत से बढ़ कर थी। यदि उस समय के शहरों की हालत पर नज़र डाली जाए तो बंगाल की राजधानी कहाँ पर थी, मुर्शिदाबाद। कहाँ पर, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के बारे में स्वयं प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति क्लाइव लिखता है। बंगाल की राजधानी कहाँ, मुर्शिदाबाद, और उसके बारे में अंग्रेज क्या लिखता है, जो क्लाइव है सेनापति था, उसने क्या लिखा, तो मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा चौड़ा आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। मुर्शिदाबाद का जो है शहर कितना लंबा चौड़ा है, तो ये लंदन के जैसा है, उतना ही धनवान है। अंतर इतना है कि लंदन के धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हो सकती है, उससे बेइंतहा ज़्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद के अनेक के पास है। मतलब जिसके पास इतना जो है धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति के पास हो सकती है, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर अनेक के पास है। सभी के पास मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास है। ये किसने कहा, तो क्लाइव ने कहा, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आज जो है हम जो है यहीं पर आपको छोड़ते हैं। अब
दूसरा पार्ट में इसको हम देखेंगे। आप ही ने कहा है कि छोटा-छोटा वीडियो बनाइए, तब पर भी जो है 40-45 बन जाता है। कोशिश करते हैं कि छोटा बनाएँ, लेकिन कंटेंट जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा वीडियो बनेगा। तो आप क्या करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम दूसरा पार्ट में बंगाल पर जो है व्यापार से शासन तक के बारे में पढ़ेंगे। जो बंगाल पर व्यापार से शासन तक का काल है, वो किस प्रकार से है, क्या-क्या घटनाएँ घटती है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है? मिलिए अगले पार्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है?